गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 3 आज उसमें देखते हैं बड़े पैमाने के लाभ। जिन क्षेत्रों में भारी पूंजी वाले बड़े पैमाने के उद्योगों की आवश्यकता थी, ऐसे उद्योग जिनमें भारी पूंजी लगने की संभावना थी, तो निजी क्षेत्र उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इसलिए कौन आगे आया? सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकार। या बड़े पैमाने के लाभों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र आगे आया। बिजली, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और टेलीफोन उद्योग ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने की इकाइयों की स्थापना की गई। बिजली संयंत्र, टेलीफोन, गैस, पेट्रोलियम, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र आगे आया और काफ़ी निवेश करके इन उद्योगों की स्थापना की। इन इकाइयों के मितव्ययी परिचालन के लिए बड़े आधार की आवश्यकता थी, जो सरकारी संसाधनों व बड़े पैमाने पर उत्पादन से ही संभव था। क्योंकि निवेश ज़्यादा था तो मितव्ययी परिचालन यानी कम से कम खर्चे में इनका परिचालन करना था, जो केवल सार्वजनिक उद्योगों के वश में था। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक शक्ति के केंद्रित होने पर रोक। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। निजी क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र में कुछ ही औद्योगिक घराने होते हैं जो भारी उद्योगों में निवेश करने के इच्छुक होते हैं। इस कारण धन कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाता है, जिससे एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। निजी क्षेत्र में कुछ ही ऐसे घराने हैं जो बड़ी मात्रा में निवेश करने के इच्छुक होते हैं। ये बड़ी मात्रा में निवेश करके मार्केट में अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। इससे आय की असमानता पैदा होती है, जो समाज के लिए अहितकर होती है। जब धन कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाता है और बाकी लोगों के पास धन नहीं बचता है, तो इससे आय की असमानता पैदा हो जाती है। कुछ लोगों के पास बहुत सारा रुपया होता है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं होता है। सार्वजनिक क्षेत्र बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं, जिससे भारी निवेश का आवश्यकता होती है। सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे उद्योगों में निवेश करता है जिनमें भारी निवेश की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि निजी क्षेत्र के जो एकाधिकार की प्रवृत्ति है उसको समाप्त किया जा सके। लेकिन इसको जो लाभ होता है उसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी और श्रमिक हिस्सा बांटते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को जो लाभ प्राप्त होता है तो इनमें बड़ी संख्या में काम करने वाले कर्मचारियों को उनका वेतन इस प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। समाज को सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध कराना, समाज के लोगों को रोजगार प्रदान करना, उनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना इनका उद्देश्य होता है।
तो इससे निजी क्षेत्र के लोगों के हाथों में धन और आर्थिक शक्ति केंद्रित नहीं हो पाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, उनको पेमेंट देते हैं, उनकी जेब में पैसा आता है, तो धन का एकत्रीकरण कुछ ही हाथों में नहीं रह पाता है, बल्कि सब लोगों के पास में धन पहुंच जाता है। वर्तमान में धन का जो केंद्रीकरण है, वो असमानता जो पहले थी, वो असमानता अब नहीं बची है। अब लगभग सभी लोगों के हाथ में धन आता है। नेक्स्ट देखें, आयात की प्रतिस्थापना। आयात की प्रतिस्थापना प्रतिस्थापना क्या होती है? जो माल मशीनें विदेश से मंगाया करते थे, उनका उत्पादन अपने ही देश में हो, ताकि आयात नहीं करना पड़े, विदेशी मुद्रा की भी बचत हो, और जब अपने ही देश में उनका उत्पादन होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और आयात करने की बजाय भारत देश निर्यात भी कर सकेगा। तो देखिए क्या होता है, दूसरे और तीसरे पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल में भारत का लक्ष्य कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना था। विदेशी मुद्रा प्राप्त करना एक समस्या थी। सुदृढ़ औद्योगिक आधार के लिए भारी मशीनों का आयात करना कठिन था। विदेशी मुद्रा एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि विदेश में बाहर से जहां से हम आयात करते हैं, वहां भारतीय रुपए को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो किसको स्वीकार करते हैं? जो सर्वमान्य है, डॉलर, यूरो। ये मुद्रा कोई भी देश स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय रुपए को हर देश स्वीकार नहीं करता है। तो भारत के पास विदेशी मुद्रा की समस्या थी, आयात करने के लिए पैसा नहीं था। तो जो भारी मशीनें थी, इनका उत्पादन भारत में ही करने का एक विचार, एक लक्ष्य रखा गया, ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। तो विदेशी मुद्रा नहीं होने के कारण भारी मशीनों का बाहर से आयात करना एक कठिन समस्या थी। यह वो समय था जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने भारी इंजीनियरिंग उद्योगों की स्थापना की, और ताकि इनके आयात की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। तो ऐसी दशा में सार्वजनिक क्षेत्र आगे आया, और भारी मशीनें बनाने के उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र ने स्थापित किए, ताकि बाहर से जो आयात के लिए विदेशी धन की समस्या आती थी, उस समस्या को समाप्त किया जा सके, हमारे देश में ही मशीनों का उत्पादन किया जा सके। इसके साथ साथ राज्य व्यापार निगम एवं धातु और व्यापार निगम जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने देश के विदेशों के व्यापार के विस्तार में भी अहम भूमिका निभाई। मशीनों का जब निर्माण यही होने लग गया, तो आयात की समस्या कम हो गई, विदेशी मुद्रा की भारत देश को बचत होने लगी। तो अन्य देशों से जो माल आयात किया जाता था, उस माल का अपने देश में ही उत्पादन करना क्या कहलाता है? आयात प्रतिस्थापना। अब देखिए 1991 में सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति
1991 में निजीकरण, उदारीकरण को लागू किया गया था और 1991 में औद्योगिक नीति भी बनाई गई थी। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान उस नीति में किए गए थे? 1991 में अपनाई गई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में 4 प्रमुख सुधार किए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे, 1991 में औद्योगिकरण की नीति बनाई गई थी, तो 4 प्रमुख सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए इसके प्रमुख तत्व क्या क्या थे। नंबर 1, क्षमता की संभावनाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्गठित और पुनर्जीवित करना। ऐसे उद्योग जो घाटे में चल रहे थे या जो लगभग बंद हो चुके थे, तो अगर उनमें क्षमता थी तो ऐसे उद्योगों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया। पुनर्जीवित का मतलब फिर से उनको एक बार आगे बढ़ाया जाए ताकि उनकी क्षमता को फिर से पैदा किया जा सके। सेकंड देखिए, जिन पीएसयू मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, पब्लिक सेक्टर, जिन पीएसयू को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था उनको बंद करना। यह भी लक्ष्य रखा गया कि जिन क्षेत्रों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, ऐसे उद्योग जो बिल्कुल ही मृत हो चुके हैं, जिनको पुनर्जीवित करने से कोई फायदा ही नहीं है, तो ऐसे उद्योगों को बंद करने का निर्णय लिया गया। जो जीवित हो सकते हैं उनको पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया, जो जीवित नहीं हो सकते उनको बंद करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट देखिए, यदि आवश्यकता हो तो गैर महत्वपूर्ण पीएसयू में सरकार के क्षमता अंशों को 20% या उससे कम लाना। यदि आवश्यकता हो तो गैर महत्वपूर्ण पीएसयू, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। ये मैंने आपको बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में कौन से उद्योग आते हैं, कौन से उपक्रम आते हैं। कितनी अंश पूंजी सरकार के पास होती है? 51%। कम से कम 51% पूंजी सरकार के पास होनी चाहिए। ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है। किसके नाम से खरीदे जाते हैं इनके अंश? भारत के राष्ट्रपति के नाम से खरीदे जाते हैं। तो जो उद्योग गैर महत्वपूर्ण थे, जिनका सार्वजनिक उद्योगों का सरकार की नजर में ज्यादा महत्व नहीं था, उनमें अपनी पूंजी को घटाकर 20% तक करने का लक्ष्य था। पहले कितनी? 51%, ज्यादा भी हो सकती थी। तो ऐसे उद्योगों से सरकार ने अपनी पूंजी निकालकर 20% करने का लक्ष्य रखा। हाँ, 26 मान लो, 25 मान लो, यानी जितनी भी थी 20% मान लो, मतलब उसको कम करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला देखिए, कर्मचारियों को हितों को पूर्ण संरक्षण देना। अब जो उद्योग पुनर्जीवित हो सकते हैं उनको जीवित करने का लक्ष्य रखा गया। जो उद्योग उस अवस्था में नहीं थे उनको बंद करने का लक्ष्य रखा गया। अब बंद करने का लक्ष्य रखा गया तो उन उद्योगों के कर्मचारी कहां जाएंगे? अगर इंडस्ट्रीज को बंद कर दी गई तो उन उद्योगों के कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। तो सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को भी पूर्ण संरक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा कि कोई भी कर्मचारी बेरोजगार ना हो, उनको दूसरी जगह एडजस्ट करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये 4 चीजें यहां तय की गई थी 1991 में जब औद्योगिकरण नीति बनी। अब मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि भारतीय रुपए की वैल्यू बाहर के देशों में नहीं है। तो क्यों नहीं है?
आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओके, थैंक्स।